नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। विधानसभा चुनाव 2014 में आपका स्वागत है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव का एक गंभीर पहलू कांग्रेस के विभीषण है। हां, भाजपा ने जिस अंदाज में कांग्रेसियों को टिकट दिए उसे सही ठहराते हुए महाराष्ट्र के भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि लंका को जलाने के लिए विभीषणों को लेना होता है। हरियाणा में भी यह हुआ। लोकसभा चुनाव से ही कांग्रेस नेताओं का भाजपा में आना शुरू हुआ था। चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा में आए। दरअसल भाजपा दोनों राज्यों में पहली बार सभी सीटों पर लड़ रही है, इसलिए उसने खुलकर दल बदलुओं को लिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों से भाजपा की तरफ नेता गए हैं। इससे कई जगह भाजपा के पुराने नेता बागी हुए। सो बागी उम्मीदवार और दल बदल दोनों का चुनाव में बहुत असर है। यों बहुकोणीय मुकाबले में बागी उम्मीदवारों का ज्यादा मतलब नहीं होता है। बावजूद इसके सभी पार्टियां बागी उम्मीदवारों और दल बदल की बदनामी से जूझ रही है। आज इस पर चर्चा है, पर यह चर्चा बाद में होगी। उससे पहले कुछ चुनावी कानाफूसी देखी सुनी जाए। हरियाणा के चुनाव प्रचार में जाने वाले राष्ट्रीय नेता हर दिन एक नया दावेदार बना दे रहे हैं। इससे पार्टी के प्रदेश नेताओं में बड़ा कंफ्यूजन है। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे कैप्टन अभिमन्यु के बारे में कहा कि वे जीते तो प्रदेश का विकास करेंगे। इससे अभिमन्यु की दावेदारी की चर्चा शुरू हो गई। बाद में पार्टी को इस बारे में सफाई देनी पड़ी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए गए तो उन्होंने पहली रैली के लिए करनाल को चुना, जहाँ से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने जमकर खट्टर की तारीफ की, जिसके बाद उनकी सीएम की दावेदारी की चर्चा होने लगी। कल मोदी रामविलास शर्मा के चुनाव क्षेत्र महेंद्रगढ़ में रैली करेंगे तो निश्चित रूप से उनके नाम की भी चर्चा होगी। ऐसे ही केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह प्रचार के लिए गए तो उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ के लिए कह दिया कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। सो उनकी दावेदारी की चर्चा होने लगी। सुषमा स्वराज अपनी बहन के लिए प्रचार करने गयी तो खुद सुषमा के नाम की चर्चा शुरू हो गयी। भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने ज्यादा दावेदार बना रहे हैं, उतना ही विपक्ष का हमला उन दावेदारों पर तेज होता जा रहा है। अलग अलग इलाकों में भाजपा के अलग अलग दावेदारों पर हमला किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर विपक्ष के नेता जब अहिरवाल के इलाके में प्रचार करते हैं तो उनका निशाना राव इंद्रजीत पर होता है। पिछले दिनों कांग्रेस, इनेलो और हजका तीनों के नेताओं ने इंद्रजीत को निशाना बनाया और कहा कि उनकी सीएम बनने का सपना पूरा नहीं होगा। इसी तरह जब ये नेता करनाल में प्रचार के लिए गए तो उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को निशाना बनाया और कहा कि वे कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। जाट बहुल इलाकों में सबके निशाने पर चौधरी बीरेंद्र सिंह और कैप्टन अभिमन्यु हैं। अभिमन्यु भाजपा के इकलौते जाट नेता थे। बाद में बीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए तो चौटाला और हुड्डा दोनों परिवार के निशाने पर बीरेंद्र सिंह और अभिमन्यु हैं। चौटाला और हुड्डा इन दोनों को सीएम बनने से रोकने का दावा कर रहे हैं। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई व मनसे के नेता राज ठाकरे में दोस्ती हो गई है या दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कई जानकारों का कहना है कि दोनों भाइयों में एकता बन गई है, लेकिन असल में दोनों के बीच एक दूसरे का वोट हासिल करने के लिए घमासान है। भाजपा से तालमेल टूटने के बाद शिवसेना वापस मराठी मानुष के पुराने एजेंडे पर लौट आई है, जबकि राज ठाकरे शिवसेना से अलग होने के बाद से ही यही राजनीति कर रहे हैं। तभी उद्धव और राज दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया और गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के बयानों के बहाने मराठी बनाम गुजराती का मुद्दा उठाया। आनंदीबेन ने कारोबारियों से गुजरात चलने की अपील की तो दोनों भाई उन पर टूट पड़े। यहाँ तक कि मुंबई से अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन की केंद्र सरकार की घोषणा को दोनों भाइयों ने मुद्दा बना दिया और कहा कि यह साजिश है। इस राजनीति में सबसे ज्यादा खतरा शिवसेना को है। शिवसेना नेता मान रहे हैं कि राज ठाकरे उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोनों के बीच वोट बढ़ सकते हैं, जिसका फायदा दूसरी पार्टियों को हो सकता है। अब विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने और बताने वाली इन सुर्खियों पर गौर करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं किया था। वे बीमार थे और अपने प्रचार में भी नहीं जा सके थे, लेकिन अब वे ठीक हो गए और जमकर प्रचार कर रहे हैं। दीपेंद्र की सक्रियता से कांग्रेस के प्रचार में धार आई है। वे प्रदेश के युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। उनकी रैलियों में भी युवा जुट रहे हैं और सोशल मीडिया में भी उनको काफी पसंद किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल प्रचार में उतर गए हैं। हरियाणा में उनकी पार्टी का तालमेल इंडियन नेशनल लोकदल से है, लेकिन वे इनेलो के नेताओं की तरह भाजपा को निशाना नहीं बना रहे हैं। उन्होंने और उनके बेटे सुखबीर बादल ने सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाया है। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि कांग्रेस ने साजिश करके ओम प्रकाश चौटाला को जेल भेजा है। इसी बहाने उन्होंने कांग्रेस पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप भी लगा दिया। हरियाणा के चुनावी माहौल में दिग्गज नेताओं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया और राहुल के अलावा सबसे ज्यादा मांग भोजपुरी के कलाकारों की है। भोजपुरी गायक व भाजपा सांसद मनोज तिवारी को हर क्षेत्र में बुलाया जा रहा है। उन्होंने कई जगह प्रचार किया है। गुड्डू रंगीला भी कई जगह चुनावी सभा कर चुके हैं। पूर्वांचल के प्रवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी पार्टियों के उम्मीदवार भोजपुरी कलाकारों को बुला रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत मराठवाड़ा से की। उनको पता है कि वहां भाजपा का मजबूत आधार नहीं है। मराठवाड़ा की 46 में से भाजपा सिर्फ 2 पर जीत पाई थी और शिवसेना को 7 सीटें मिली थी। लेकिन वहां से प्रचार शुरू करके मोदी ने नए इलाके में भाजपा की पकड़ मजबूत करने का दांव चला है। वहां भाजपा बढ़ी तो यह बड़ी जीत होगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चुनावी हिसाब किताब की गणित होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संदेह नहीं है कि इस चुनाव में भाजपा ने दोनों राज्यों में पार्टियों में बगावत करवाई है। दूसरी पार्टियों से चुनाव जीत सकने में समर्थ नेताओं को लिया। भाजपा की माने तो इससे उसकी हवा का पता पड़ता है। भाजपा से दूसरी पार्टियों में नेता लगभग नहीं के बराबर गए। हाँ, बागी जरूर कुछ हुए। दूसरी पार्टियों से नेताओं के आने से भाजपा में बगावत हुई। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों पार्टियों से पूर्व मंत्रियों, विधायकों ने भाजपा में दल बदल करके टिकट लिया। इससे जहां भाजपा की आला लीडरशिप की सोच मालूम होती है, तो चुनावी हवा का भी अनुमान लगता है। क्या नहीं, इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें चुनावी गणित का यह हिसाब। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में बड़ी संख्या में विभीषण और बागी चुनाव लड़ रहे हैं। विभीषण वे हैं जो दल बदल करके दूसरी पार्टी में गए और अपनी पुरानी पार्टी को हराने के लिए काम कर रहे हैं। बागी वे हैं जो विभीषणों के आने की वजह से पार्टी नहीं हासिल कर पाए और अपनी पार्टी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। दोनों राज्यों में ऐसे विभीषणों और बागियों की बड़ी संख्या है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में भाजपा की ओर से 50 विभीषण चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को हराने में भाजपा की मदद कर रहे हैं। हरियाणा में भाजपा ने बाहर से आए करीब 35 नेताओं को टिकट दी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और हरियाणा में इनेलो हजका की ओर से भी कुछ नेता गए हैं, लेकिन ज्यादातर बाहरी नेताओं का प्रवाह भाजपा की ओर ही रहा है। भाजपा का कहना है कि बाहर से नेताओं के आने से उसे 2 फायदे हुए हैं। एक तो पार्टी को यह हवा बनाने में आसानी हुई है कि वह जीत रही है और रेस में वह सबसे आगे है, इसलिए लोग उसकी ओर आ रहे हैं। दूसरे, दोनों प्रदेशों में भाजपा का तालमेल था और वह अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। चुनावी तालमेल टूटने पर उसे दमदार उम्मीदवारों की जरूरत थी, जो बाहर से आने वाले नेताओं से पूरी हुई। यही तर्क दूसरी पार्टियों का भी है, जिन्होंने बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दी है। बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देने या जीत की संभावना वाली पार्टी होने का भाजपा को नुकसान भी हुआ है। उसकी टिकट के लिए सबसे ज्यादा मारामारी हुई और जिनको टिकट नहीं मिली उनमें से काफी लोग बागी होकर खड़े हो गए। इन बागियों से निपटना भाजपा की बड़ी चुनौती है। दूसरी पार्टियों से भी बागी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। दोनों राज्यों में बहुकोणीय मुकाबला है और ऐसे में बागी उम्मीदवार नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। अब इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता से बात करते हैं। साथ में मेरे सहयोगी अजीत द्विवेदी भी है। हरीश जी, हरियाणा और महाराष्ट्र में इस बार पार्टियों से दल बदल और पार्टियों के बागी उम्मीदवारों का जो सीन है, क्या पिछले चुनावों के मुकाबले में ज्यादा विकट है, ज्यादा बड़ा है, क्या है? देखिए, जो भाजपा की हवा दिल्ली में थी लोकसभा चुनाव में, उसके बाद अब एक माहौल ऐसा जरूर है कि लोग भाजपा में जा रहे हैं ये सोचकर कि भाई दिल्ली में सरकार है तो सत्तारूढ़ दल में आप आ जाइए। तो वो जो झुकाव है बीजेपी की तरफ, अब वो जीतेगी नहीं जीतेगी वो तो एक कैंपेन नहीं, वो झुकाव जो दल बदल होने का, या भाजपा ने खुद अपने दल बदल करवाया इस बार हालात, राजनीतिक हालातों ने क्या? भाई भाजपा अपने दमखम पे 288 सीटें असेंबली में या 250 सीटें कब लड़ी है जी, या हरियाणा में 90 की 90 कब लड़ी? पहली बात तो हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी कर दी कि जिसको जाना है आ जाओ जी। नहीं तो उसके कारण हरियाणा में आपने देखा भी हो कि बवाल भी बहुत हुआ, बगावत भी बहुत। जो पुराने कार्यकर्ता 15-15, 20 साल, 25 साल से थे, उनके टिकट नहीं हुए और उसके बजाय कांग्रेस के हुए, तो बहुत संकट प्रबंधन में भाजपा को दिक्कत हुई है उससे। तो भाजपा उनको कह रही है भाई आप तो कभी जीते नहीं, अब अगर नए लोग आएंगे को जिताएंगे पहली बार। नहीं, लेकिन हवा के अंदर है, हवा है तो हम पुरानों को देना चाहिए। हम जीत रहे थे अभी हवा में, उनके आने से बनेगी। बीजेपी का कहना है कि अब वो हिंदू पार्टी नहीं है, अब वो सेमी सेकुलर पार्टी है, विकास की पार्टी है। अजीत, क्या मानना है आपका कि क्या ये सचमुच में जो है वो वैचारिक तो आधार पर दल बदल या ये नहीं है, या एक वैचारिक बुनियादी है और ये सचमुच में पार्टी को फैलाने के मकसद से ज्यादा बनी? एक मजबूरी भी है बीजेपी की कि वो बाहर से ले आके कैंडिडेट खड़े करे। कभी बीजेपी कभी महाराष्ट्र में 288 नहीं लड़ी, हरियाणा में लड़ी पिछली बार तो उसके 45-46 या उससे ज़्यादा ही कुछ कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई और सिर्फ 4 जीते। तो बाहर से लाने की मजबूरी भी थी, सफल भी हुआ। जैसा हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वहाँ लोकसभा में जो 4 कैंडिडेट बाहर से आए थे वो जीत गए। लेकिन
लोकसभा का गणित दूसरा था, विधानसभा में काफी नीचे के लेवल पर, जमीनी स्तर पर लड़ाई होती है। तो वहां जो लोग बीजेपी के थे वो बागी हुए, बाहर से आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो जिसको एक ही को आप एडजस्ट कर पाए, जो जिसको आप नहीं एडजस्ट कर पाए वो बागी हुआ। तो दो स्तर पर बगावत हुई बीजेपी के अंदर। एक तो जो इसके पुराने काडर के लोग थे जो 20 साल 25 साल से साथ में थे वो बागी हुए, जो बाहर से आए थे उसमें एक को आपने दिया बाकी को नहीं दिया तो वो भी बागी हुए। तो वो संकट प्रबंधन अभी बीजेपी को भारी नहीं, पड़ रहा है। लेकिन हरीश जी, महाराष्ट्र के भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भाई जीतने के लिए और जो नए हालात है उसमें लंका को जलाने के लिए विभीषणों की जरूरत होती है, उस हिसाब से उन्होंने एक अलग से उसको रंग दिया है कि कांग्रेस के या एनसीपी के हम ले रहे हैं तो ये कि ये ठीक है, विभीषणों से जीता जाएगा। नहीं, न केवल ये हो रहा है बल्कि कई जगह ये हो रहा है कि एनसीपी के कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ विड्रॉ कर रहे हैं। वही मतलब नहीं, तो इसके पीछे फिर ये लगता है कि एक सचमुच में चुनाव जीतने की कायदे की रणनीति बनी हुई है, बनी है। बीजेपी और मोदी जी और अमित शाह, इनका एक ही लक्ष्य है, किसी भी कीमत पर हरियाणा और महाराष्ट्र जीत कर दिखाना है कि हम अपने दमखम पर उन राज्यों में अगर सरकार हम अपने दम पर ना भी बना पाए तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के आए। तो उसके लिए कैंडिडेट कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंबल तो हमारा है, जो जीत सकता है उसको जिताना है, किसी पार्टी से आ जाओ। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। इस बात का कोई हिसाब नहीं बन रहा है कि किस पार्टी के सर्वाधिक बागी है या किस पार्टी को दल बदल से ज्यादा नुकसान हुआ है। हरियाणा भाजपा में टिकटों को लेकर ज्यादा शोर हुआ था तो महाराष्ट्र में कांग्रेस में ज्यादा भगदड़ मची। यह हैरानी वाली बात है कि जो कल तक कांग्रेस या एनसीपी के मंत्री थे या विधायक थे, वे भाजपा के उम्मीदवार के नाते वोट मांग रहे हैं। मोटे तौर पर भाजपा ने कई बागियों को मना लिया है, लेकिन कुल मिलाकर भाजपा में नाराजगी और दल बदल का झमेला ज्यादा रहा। उस नाते संकट प्रबंधन के कई सवाल है, इसी पर अब आगे और बात करते हैं। हरीश जी, क्या इस नाते ये नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में ज्यादा विकट स्थिति है? महाराष्ट्र में स्थिति इसलिए ज्यादा विकट है कि वहां या तो शिवसेना जो नॉर्मली हमेशा अलायंस की लीडिंग पार्टनर रही थी, उन्हें पता चला कि अब उनका अलायंस नहीं होने वाला है। हरीश जी, आपके अनुसार दल बदल और बागी उम्मीदवारों वाली स्थिति जो है वो हरियाणा में ज्यादा विकट दिखलाई दे रही है या महाराष्ट्र में? देखिए, दोनों जगह बीजेपी ने एक काम किया। चौटाला से अलायंस तोड़ा गया 2004 में, उसके बाद कोशिश ये हुई कि भाई वापस चौटाला से कर लें, वो नहीं होने दिया। नहीं, उसके बीच में तो फिर हजका भी आ गया, कुलदीप बिश्नोई भी आ गए। हजका आ गया किसी और पॉलिटिक्स के चक्कर में। जी। वो तो दुखी आत्मा थे तो उन्होंने कहा भाई चलो, हमें कोई और नहीं, तुम्हें कोई ठौर नहीं जी। लेकिन चौटाला के लिए तो प्रकाश सिंह बादल दिल्ली में डेरा जमाए बैठे रहे। जी। लेकिन अब बीजेपी अपने ऊपर एक तो कोई बैगेज लेकर नहीं चलना चाहती, जितना पुराना बैग। और मुझे तो डर यह है कि कहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में जीतने के बाद बीजेपी अकाली दल को भी नमस्ते कर दे। नहीं, लेकिन आप बीजेपी का ही मामला, क्योंकि दल बदल की समस्या से शिवसेना भी प्रभावित है, कांग्रेस भी है, चौटाला भी है। दल बदल और बागियों की उम्मीदवारों की स्थिति सभी जगह विकट है। वो इसलिए विकट है कि बीजेपी ने तो पार्टियां ही बदल दी जी। अब अगर आप उद्धव ठाकरे का बयान सुने जो हर टीवी चैनल पे वो दे रहे हैं जी, वो क्या कह रहे हैं कि साहब हमें निकाल के फेंक दिया, हम तो इनके लॉयल थे, जब ये 2 एमपी थे इनके तब हम इनके साथ थे। यही बात जो है चौटाला कह रहे हैं। जी, जो दल बदल है, जो विधायक भले मंत्री हो, पुराने विधायक हो, वो तो सब आए हैं, वो तो सब आ रहे हैं। उनको उनके लिए ओपन डोर पॉलिसी तो एक तरह से बनी है। बीजेपी की ओपन डोर पॉलिसी है, जीतने की पॉलिसी है, लेकिन उसके बाद जो पहले आपने कहा वो जो संकट प्रबंधन हुआ, वो संगठन नहीं होने के बावजूद भी बीजेपी ने बड़ी कोशिश की। कैलाश विजयवर्गीय खुद जाकर के रोहतक में बैठे, उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की। जो पुराने संघ के नेता रामलाल खुद गए, रामलाल बैठे वहां, करनाल, वो सब प्रबंधन हुआ, वो सब गए, लोगों को मनाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसमें बहुत कामयाबी नहीं मिली। आप पुराने नेताओं को देखिए, चंद्र भाटिया इतने पुराने नेता, उनके पिताजी विधायक थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए, इनेलो से लड़ रहे हैं। परवेश मेहता पार्टी छोड़ करके चले गए, इनेलो से लड़ रहे हैं। वो
वो थानेसर की सीट हो, पेहोवा सीट हो, ये जो सुभाष सुधा या ये जय भगवान शर्मा, इस तरह के कई कैंडिडेट हैं जिन लोगों को बाहर से ले आकर के टिकट दिया। फिर वहां आप कोई सीट देख लीजिए, गन्नौर में, कैथल में, करनाल में, फरीदाबाद में, हर जगह बीजेपी को ये मैनेज करना पड़ा है। लेकिन ये संकट सिर्फ बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस भी इस संकट से जूझ रही है। हरीश जी, क्या इस नाते ये नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में ज्यादा विकट स्थिति है? महाराष्ट्र में स्थिति इसलिए ज्यादा विकट है कि वहां या तो शिवसेना जो नॉर्मली हमेशा अलायंस की लीडिंग पार्टनर रही थी, अब शिवसेना जो है वो आखिरी 2 दिन पहले उन्हें पता चला कि अब उनका अलायंस नहीं होने वाला है, तो उनका हर एमएलए या हर कैंडिडेट घबराया हुआ है। हरीश जी, इस नाते कुल मिलाकर आपके अनुसार भाजपा के लिए दल बदल और बगावत वाला मामला फायदेमंद साबित हुआ, उससे उसको नुकसान नहीं है, ये आपका कहना है? एनकरेज कर रही है इसको। हरीश जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।